आज आपका आर्टिकल जो है उसने बड़ी कोई स्टर क्रिएट की है। पहले तो बताएं कि वो आर्टिकल मतलब फ्रेम ऑफ माइंड में लिखा गया है और क्या उसके रिperकशंस हो सकते हैं। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको पता है कि मुल्क कितना डिस्टेबल हो चुका है। डी एस्केलेशन के कोई आसार नहीं नज़र आ रहे। इसकी वजह से आम आदमी फंसा हुआ है। अगर हम पॉलिटिक्स ऑफ पीटीआई करें, वो भी ख़राब है। मैं कहता हूँ पीएमएल-एन की भी ख़राब है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक योगोस्लाविया टाइप का मुल्क बन गया है। तो आप बलोचिस्तान में देखिए, वहाँ बलोच सेंट्रिक गवर्नमेंट है। सिंध में एक हाइपर सो कॉल्ड, वो तो अपने आप को फेडरल कहते हैं, एक रेसिस्ट इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट है जो सिंधी अपने आप को कहते हैं, लेकिन कराची अलहदा है, मगर सिंध के लिए भी वो क्या कर रहे हैं। अभी भी हम अपनी पेटी पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर रही हैं। न्यूज़ प्रोग्राम्स कोई इस पे बात करने पे रेडी ही नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट, वेयर इज़ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट भाई? ग्रीन लाइन बस मुझे बता दें, पेशावर मेट्रो जो है वो केपीके गवर्नमेंट ने बनाई। लाहौर और मुल्तान मेट्रो जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई। कराची की जो ग्रीन बस सर्विस है, या ऑरेंज बस है, वो फेडरल फंडिंग से बनी है। क्यों भाई? सिंध गवर्नमेंट के अरबों रुपए कहाँ गए? तो 1990 में जो थे, जस्टिस जहांगीरी ने जो डिग्री कंप्लीट की थी, सिंडिकेट में ये मामला उठाया। वो फेयर मींस कमेटी जो थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैठी और उसने कहा कि ये जो जस्टिस जहांगीरी की जो डिग्री है, ये जो है इसके रिकॉर्ड नहीं मिल रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द वायर पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ अली चिश्ती और हम आज नेशनल पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। अली अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जावेद साहब। कैसे मिजाज खैरियत से हैं? थैंक यू आप सर। आज आपका आर्टिकल जो है उसने बड़ी कोई स्टर क्रिएट की है। पहले तो बताएं कि वो आर्टिकल किस मतलब फ्रेम ऑफ माइंड में लिखा गया है और क्या उसके रिperकशंस हो सकते हैं गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको पता है कि मुल्क कितना डिस्टेबल हो चुका है और जावेद साहब, और डी एस्केलेशन के कोई आसार नहीं नज़र आ रहे। इसकी वजह से आम आदमी फंसा हुआ है। अगर हम पॉलिटिक्स ऑफ पीटीआई करें, वो भी ख़राब है। मैं कहता हूँ पीएमएल-एन की भी ख़राब है। और जो एस्टेब्लिशमेंट बात कर रहा है वो भी नाजायज़ बात कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ, आपके पास 3 चोर हों और आप 2 चोर को पकड़ लें, तो एक चोर को आप दोनों की टेरिटरी दे देते हैं। तो अगर इंसाफ होना चाहिए तो इट हैज़ टू बी सीन। अगर आप देखें तो, अगर मैं कहता हूँ अल कादिर ट्रस्ट में अगर आपने इमरान खान को अरेस्ट किया हुआ है, तो जरदारी साहब के $60 मिलियन और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन और ओमनी ग्रुप और गोले गंडे वाला कहाँ है? और जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें हो रही हैं। ऐसी ही मियाँ साहब की के बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहाँ हैं? तो हम मजाक भी ना करें, तो इंसाफ अगर होना चाहिए तो सबके साथ होना चाहिए। माफ़ी मिलनी चाहिए तो सबको मिलनी लेकिन चाहिए। ये अली बिल्कुल ऐसे ही अली भाई, मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि ये एक लेमैन की भी सोच है कि यार आप जो है वो जस्टिस वो कहते हैं होता हुआ नजर आए और क्रॉस द बोर्ड नजर आए। हम यहाँ देखते हैं कि एक तरफ जो है वो पीटीआई है और एक तरफ जो है फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। हम ये देखते हैं कि जस्टिस जो है वो इक्वली सर्व नहीं हो रहा। आप समझते हैं कि इससे एक जो 47 की गवर्नमेंट है उसको भी डेंट पड़ रहा है और जो स्टैब्लिशमेंट की जो जो इमेज है उसको भी डेंट पड़ रहा है। इस डेंट को ठीक करने के लिए ना 47 की गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट काम कर रही है और ना एस्टैब्लिशमेंट को जो रूट लेना चाहिए अपनी इमेज बेहतर करने के लिए ना वो लिया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजूहत है? इसके पीछे वजूहात जो है वो इनकॉम्पिटेंसी, और हम इतना एक आपस में लड़ चुके हैं कि हम एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। कमिंग बैक टू, हम आर्टिकल की बात कर रहे थे जावेद साहब। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो आप देखिए ना कि अब आपके पास 9 मई का जो केस है, वो उस पे जो जनरल फैज को इन्होंने पकड़ा है, हमारा आर्टिकल भी आज उसी के हवाले से था। और फिर मैं उसे आपको एक्सटेंड करता हूँ, और हमारे आर्टिकल में हमने बात की है कि किस तरह जनरल फैज हमीद ने पिन पॉइंट डायरेक्शंस दिए थे पीटीआई वर्कर्स को और लीडरशिप को कि आप यहाँ यहाँ पे ब्लॉकेजेस करें और अटैक्स करें। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने एक सेंसिटिव जगह थी जिसमें आर्म्स का डेपो था, उन्होंने और आईएसआई के दफ्तर के बाहर भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी अपने इदारे के कि आप जाके यहाँ पे प्रोटेस्ट करें।
इनकी हरकतें तो ज़ाहिरी बात है वो जब यूनिफ़ॉर्म में थे तो उन्हें कोई नहीं पूछ सकता था, लेकिन जब यूनिफ़ॉर्म के बाहर गए तो उन्होंने एक तरीके से ट्रीज़न की। उनके घर पे रेड्स हुए ही 1 महीना हो गया उन्हें अंडर कस्टडी। उनका कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग, जनरल कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। जो खबरें ऐसी भी जो हमने आज आर्टिकल में भी लिखा कि उन्होंने हार्ड डिस्क चुराई विद इंफॉर्मेशन अपने ही इदारे से जाते वक्त, जिसमें इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस थे बहुत सारी और ब्लैकमेलिंग पावर्स उनके पास आ जाती थी। कोई भी सेंसिटिव डाटा उन्होंने आईएसआई का चुराया, जो हार्ड डिस्क मेरे ख्याल से ट्रेस हो चुकी है और लिंक्ड हो चुकी है। तो और इस पे इमरान खान के लिंकेजेस भी सामने आए हैं कि वो किस तरह से इमरान खान से डायरेक्टली राब्ते में थे जेल में। उनकी उनकी उनका इन्फ्लुएंस पीटीआई की गवर्नमेंट पे कैसा रहा। उसके बाद जो है आपका हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से जनरल फैज़ हमीद जो थे केपीके के चीफ मिनिस्टर से डायरेक्टली इन टच थे और बाज़ वक़्त इंस्ट्रक्शंस भी देते थे। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसमें जो हम बात करना बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि किस तरह से हमने इस आर्टिकल में लिखा भी कि जनरल फैज़ हमीद ने किस तरह बुशरा बीबी तक पेनिट्रेट कर लिया था और उन्हें एज एन एसेट बना के इनफैक्ट उनका शादी में भी इमरान खान से किरदार बहुत बड़ा है, जो कि अभी आपके सामने आएगा। बुशरा बीबी से इन्होंने करवाई और किस तरह वो बिल्कुल बुशरा बीबी को पॉइंट आउट करते थे। ये ट्राइका था 3 लोगों का, जनरल फैज़ हमीद, बुशरा बीबी और मलिक रियाज का। इन्होंने मिल के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि इमरान खान थे जो उन्हें बेवकूफ़ बनाया। उन्हें इंफॉर्मेशन थ्रू बुशरा बीबी के थ्रू ये पास करते थे जिससे इमरान खान इम्प्रेस हो। बुजदार की अपॉइंटमेंट से लेके जो हम समझते थे कि क्यों की इमरान खान जैसे आदमी ने, वो बुशरा बीबी और जनरल फैज़ हमीद पैसा बना रहे थे। मलिक रियाज पैसा बना रहा था। उसके अलावा जो थे वो कुछ ऐसे पॉलिसी डिसीजंस थे जो हमें हमारी अकल से बाहर थे, लेकिन ऑब्वियसली वो जो थे वो उसे इन्फ्लुएंस करते थे जनरल फैज़ हमीद। और ये सारे रोल्स आपके सामने कुछ दिनों में आ जाएंगे। तो मैं हैरान हूँ इमरान खान जैसा आदमी इस तरह से बेवकूफ़ बना कि वो जाके मतलब इतना इन्फ्लुएंस हो गया था एक खातून से। और मैं समझता हूँ वो खातून ही मरवाती हैं फिर आखिर में। और हुआ भी इनके साथ अलकादिर ट्रस्ट का जो केस था जिसमें मलिक रियाज ने ज़मीनें दे दी और हार दे दी और अपने काम करवा लिए। एंड ऑफ द डे इमरान खान इज़ इन जेल और अपनी करतूतों की वजह से। वी कैन नॉट ब्लेम एस्टेब्लिशमेंट और एनी बडी, व्हाट ही डिड वाज अली रॉन्ग अली जी। अगर मैं आपको फिर ये तो ये जो भी हम बातें कर रहे हैं, अगर ये चीजें ओपन होती हैं तो इसमें एक चीज तो फिर आप समझ लें कि ये वो जिसे कहते हैं नौश्ता दीवार है कि इसमें इमरान खान का रोल तो कहीं भी नहीं था ना। जाहिर है वो इन्फ्लुएंस हो रहा था। ये जो ट्रोयका की आप बात कर रहे हैं, ये ट्रोयका जो है ये रन कर रहा था और उसके पपेट बने हुए थे इमरान खान। आप समझते हैं कि अगर ये चीजें ओपन होती हैं तो इनके जो सिंपैथी कार्ड है वो इमरान खान के लिए ही यूज होगा और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो और बेहतर होगी इस सारे जो जो चीजें रिवील होंगी। देखिए क्यों नहीं, इमरान खान बच्चे थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे उनके, अगर उन्हें कोई गलत काम कहता था तो क्यों मानते थे। एंड ऑफ द डे इट इज इमरान खान रिस्पॉन्सिबिलिटी जी कि कमिट तो उन्हीं से हुई ना डिसीजन मेकिंग। बुशरा बीबी से थोड़ी सिग्नेचर किसने किए होंगे। और ये इम्प्लीकेट हो चुके हैं और ये अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हो चुके हैं। मैं फिर कहूँगा अगेन, ये मामलात बहुत आगे तक जा चुके हैं। अब ज़ाहिरी बात है कि आपका इमरान खान एक चोर हैं तो फिर जरदारी और नवाज शरीफ क्या हैं। एस्टेब्लिशमेंट हैज़ टू स्टेप इन यहाँ पे, या तो और इमरान खान पहले खुद नहीं रिकॉन्सिलिएशन को मानते थे, अब उनके साथ वो हो रहा है। तो ये जो विशेष सर्कल है, वी आर बैक टू द पॉलिटिक्स ऑफ 90s जहाँ पे हमने 10 साल पाकिस्तान के खो दिए। जो पाकिस्तान आज पीछे है वो 10 साल 90s की पॉलिटिकल और स्टेब्लिशमेंट ने जो यहाँ पे इन स्टेबिलिटी नहीं रखी उसकी वजह से पीछे है। तो ये मामलात हमें डीएस्केलेट करने पड़ेंगे, अली इकोनॉमी आप फोकस। समझते हैं ये देखें मैं बिल्कुल मैं अगर आपको यहाँ थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा। अगर आप अभी देखें जो करंट सिनेरियो है जिस पे हम बात भी कर रहे हैं, आप ये देखें कि इतने
जो पार्ट है वो अभी सिर्फ वो ही प्ले हो रहा है। आप सिंध में देख लें तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो इतने जो है वो एक एक रूल कर रहा है ग्रुप जो है। पंजाब देख लें, एक इतने ग्रुप जो है वो रूल कर रहा है, मतलब लगता है कि वो पाकिस्तान नहीं है, खाली पंजाब है। और इसी तरह आप केपी ले लें, इसी तरीके से आप बलूचिस्तान ले लें। आप नहीं समझते कि ये जो इंटीग्रिटी है ये हम खोते जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत बड़ा पाकिस्तान के ऊपर आगे आने वाले टाइमों पे। जी, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक योगोस्लाविया टाइप का मुल्क बन गया है। तो आप बलूचिस्तान में देखिए, वहाँ बलोच सेंट्रिक गवर्नमेंट है। सिंध में एक हाइपर सो कॉल्ड, वो तो अपने आप को फेडरल कहते हैं, एक रेसिस्ट इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट है जो सिंधी अपने आप को कहते हैं, लेकिन कराची अलहदा है, मगर सिंध के लिए भी वो क्या कर रहे हैं, है ना। केपीके में जो है बिल्कुल सही। वो पठानों वाली बातें हो रही हैं, और पंजाब में तो सिर्फ 14-15 रुपए लगता है कि वो पंजाब में जो बीबी बैठी हुई है वो वहां पे कर रही हैं काम के। ऑब्वियसली इन्हें ये समझ, और जहरी बात है कि हुआ क्या कि आखिर में आईएमएफ ने रोक दिया वो 14 रुपए। तो आप अपने 14 रुपए डेवलपमेंट फंड से निकाल के और वो लगाएंगे तो आपको एक ऑप्टिक्स भी होते हैं यार। आप देखें, कराची कमाता है, और डिविजिबल पूल से जो भी आता है, आप जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये जो बहुत लोग रो रहे होते हैं 18 अमेंडमेंट का, क्या कराची के साथ तो एब्सोल्युटली ज्यादती हुई है। कराची पे जो सिंध गवर्नमेंट को पैसा जाती मिलता है, हुई है, उसका बिल्कुल सही। उसका 1.1 या उसके अंडर परसेंट, 1.1% वापस मिलता है कराची वालों को। 18 अमेंडमेंट आ गई है, गलत है यार। नाजायज चीज को नाजायज कहना तो वो बुरी नहीं है। तो एक ऑप्टिक्स की भी बात होती है कि अगर आप चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं मरियम बीबी, शी इज डूइंग वंडरफुल वर्क। मैं ये नहीं कह रहा कि शी इज डूइंग वर्क, शी इज प्रॉब्ली द बेस्ट चीफ मिनिस्टर वी हैव ऑन मेरिट ना। फंड्स भी तो हैं, और पंजाब की एक इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशनल ब्यूरोक्रेसी, एक एक्टिव ब्यूरोक्रेसी है। वहाँ पे सिस्टम्स इन प्लेस हैं विच हेल्प्स इट, बट मरियम इज अ वेरी एक्टिव चीफ मिनिस्टर, राइट। तो वो काम करिए, लेकिन जब हाँ, आप लेकिन वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए वो अक्रॉस द बोर्ड जो है मरियम की, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मरियम अक्रॉस द बोर्ड पंजाब गवर्नमेंट अगर उनके पास है तो वो पूरे पंजाब के लिए काम कर रही है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली सिंध गवर्नमेंट की आप अगर एग्जांपल ले लें या आप केपी गवर्नमेंट की ले लें तो यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने कसम खाई हुई है सिंध गवर्नमेंट ने कि चीज सिर्फ मतलब कराची में काम नहीं करना, जो जो आपके अर्बन सिटीज हैं उसको नहीं करना, इंटीरियर में तो कुछ कर ही रहे। वो कर क्या रहे हैं? गाड़ियों की जो आप देखें टेंडर आ रहे हैं कि जी लग्जरी गाड़ियां जो है वो दी जा रही हैं। क्यों दी जा रही हैं भाई? क्या यहाँ पे आप तीर मार रहे हैं सिंध के अंदर कि आपको गाड़ियां चाहिए? बेसिक इम्यूनिटीज जो है उसकी तकलीफ है कराची वालों को। बड़े जो अर्बन सिटीज है उनको कोई काम नहीं हो रहा। इसी तरह केपी गवर्नमेंट की आप एग्जांपल ले लें, केपी गवर्नमेंट भी सिर्फ सिंध पिशावर फोकस जो है वो, और वहां बैठ के वो लोग अपने अलल्ले तलल्ले जस्ट टू पूरे गिव कर यू एन रहे हैं। एग्जांपल, ये केपी आप के समझते नहीं है कि डैमेज बिल्कुल करें? बिल्कुल बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। आज आप एक एवरेज सिंधी को देखें, उसकी इंटीरियर सिंध में जाके पतला दुबला मेल न्यूट्रिशन का शिकार बेचारा टिकटॉक पे नजर आ रहा होता है। आप केपीके में जाएं, जो उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं गंदापुर, वो हैं तो बहुत मतलब डायनेमिक शख्सियत, बातें बहुत करते हैं। लेकिन वो टिकटॉकर को बुला के बकरे खिलवा रहे हैं यार। आपका सूबा हजारों अरब, मतलब कुछ हजार अरब या कुछ हजार करोड़ का मरकूज है। तो इट इज आपका बैंकरप्ट सूबा है केपीके का। तो मैं हमेशा कहता हूँ एक्ट जो है वो अपना ऑप्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट चीजें। बलूचिस्तान में आपने अभी देखा कि क्या हो चुका है, 20 घंटे तक टेररिस्ट टुक ओवर क्या हमारी बात है। लॉ। फिर वो आए तो मतलब आप देखा जाए तो हमारे दो अफेक्टिव सूबों में एक फौजी ऑपरेशन चल रहा है, और हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं और हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं। तो ये नॉर्मल मुल्क नहीं है। जो हम बड़ा नॉर्मल सी जो रखे हुए हैं कराची में या अर्बन एरियाज में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, हमारे मुल्क में जंग चल रही है भाई। हमारे मुल्क में इकोनॉमिक डिजास्टर है। हमारे मुल्क में अभी भी जो है वो इंटीरियर एरियाज में लोग खाने पीने के उनके लाले पड़े हुए हैं। हमारे मुल्क में लोग बिजली के बिल नहीं पे कर पा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की आपने जावेद साहब रिपोर्ट हमने देखी थी, हमने दवाए पाकिस्तान में भी करी थी कि रेंट से ज्यादा अब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है। तो लोग जो अब इट्स अफेक्टिंग द रिच एलीट ऑफ पाकिस्तान।
और हमें कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी है ही नहीं। अभी भी हम अपनी पेटी पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। न्यूज़ प्रोग्राम्स कोई इस पे बात करने पे रेडी ही नहीं है। इसमें स्टैब्लिशमेंट, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो बहुत ही अफसोस अच्छा, की बात है। अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें, इस वक्त तो आप ये देखें मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो ऐसा लगता है कि अमन शांति है, कोई मसाइल नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं, अगर आप सोशल मीडिया देख लें तो वो प्रो पीटीआई, वो लग रहा है कि बस जुल्म हो रहा है पीटीआई के साथ हो रहा है, और किसी बाकी पाकिस्तान के अंदर सारे जो है वो एंटी पाकिस्तान बैठे हुए। मुझे समझ नहीं आता कि ये जो जो आपका इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल होना चाहिए, रियलिस्टिक जो रोल होना चाहिए, वो प्ले नहीं हो रहा है। और ये मेरा ख्याल है जितना डिले हम कर रहे हैं, जितना हम इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये डैमेज जो है वो नहीं, फिर इस्टेब्लिशमेंट अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होना चाहिए, पहले तो ये भी तो देखना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान जैसी जगह पे इस्टेब्लिशमेंट का रोल होना चाहिए। अब आप मैं आपको एग्जांपल दे दूं कराची की। कराची को अब लावारिस आपने रखा हुआ है। वन जो सिंध का कमाऊपूत बच्चा है, पाकिस्तान का कमाऊपूत बच्चा है, जो 60-70% देता है। और अगर आप कहते हो मेरे पास पोर्ट है तो उठा के ले जाओ ना यार, हमारे पोर्ट्स यहाँ से ले जाओ। पोर्ट्स आपने भी तो ड्राई पोर्ट बनाए हुए हैं। या आप अपने किसान और अपनी एग्रीकल्चर खत्म कर इसी दो या अपने डैम्स खत्म कर दो। यार दिस इज अ नेशनल रिसोर्स विच वी हैव इन कराची। यहीं से टैक्स कलेक्शन होती है हमारे पास। इन रिटर्न जो है वो 18 अमेंडमेंट के बाद सिंध गवर्नमेंट को डिस्पर्समेंट हमें 1.1% भी यूनुस धागा जो थे उन्होंने कहते हैं कि उससे भी कम कराची को मिलता है। तो एक इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म है कराची वालों के साथ, आपके साथ हो रही है। और ये जाति जो है ये कब तक रहेगी मुझे नहीं पता। आज कराची में जाएं तो हर तरफ गड्ढा है, चाहे डिफेंस हो, चाहे नाजमाबाद हो, चाहे गुलशन हो। आपने के इलेक्ट्रिक एक अलहदा एक स्कैम है। टू मी के इलेक्ट्रिक इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ पाकिस्तान। उनका बिलिंग का कोई दैट्स ट्रांसपेरेंसी, ट्रू। हाँ ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं किसी चीज में कराची वालों के साथ। तो आई थिंक कराची वालों के साथ तो मैं एस्टेब्लिशमेंट के रोल की, तो एस्टेब्लिशमेंट रेंजर्स कराची में तो फेडरल इंटरवेंशन की बहुत जरूरत है। कराची में ग्रीन बस खुलती है, वो कौन खोलता है जी? इस्लामाबाद से फंडिंग आती है। कराची में एयरपोर्ट बनेगा जी तो इस्लामाबाद वाले बनाते हैं फंडिंग से। कराची में जी कोई बड़े मंसूबे बन रहे हैं तो वो जी फेडरल गवर्नमेंट, वेयर इज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट भाई? ग्रीन लाइन बस मुझे बता दें, पेशावर मेट्रो जो है वो केपीके गवर्नमेंट ने बनाई। लाहौर और मुल्तान मेट्रो जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई। कराची की जो ग्रीन बस सर्विस है या ऑरेंज बस है वो फेडरल फंडिंग से बनी है। क्यों भाई? सिंध गवर्नमेंट के अरबों रुपए कहाँ गए? वी फेस एन इंस्टीट्यूशनल नहीं, रेसिज्म इन कराची। मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट जो है वो अभी इन्होंने गाड़ियों का ऑर्डर दिया है, एक्सपेंसिव कार्स हैं। सिंध गवर्नमेंट ये बड़ा अच्छा काम कर रही है कि अपने जो भी अपनी एक इलीट जो आपकी ऑफिसर क्लास है उनके लिए उन्होंने गाड़ियां ऑर्डर कर दी हैं। तो ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। हाँ। आप देखें, मतलब इनको ये फिक्र नहीं है कि जो जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे पानी के मसले हैं, केई जो है वो जुल्म ढा रहा है, रोड जो है वो टूटे हुए हैं, लेकिन गाड़ियों के ऑर्डर हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये कहाँ किस वक्त इनको ये जागेंगे, या ये जो एंटी कराची इनका जो स्टांस है ये कब खत्म होगा? यार अब मैं कराची कहता हूँ को एंटी मार दिया, कराची से कराची भी के ज्यादा लोगों को जो है मार दिया, अगर ये एंटी समझ। एंटी एंटी पीपल हो गया है ना। इट्स पीपल्स पार्टी इज एंटी पीपल्स पार्टी नाउ ना। क्या कर रही है काम सिंधी के लिए? आप चले जाए, गटर बह रहे हैं यार। एक सिंधी क्या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए रह गया बिल्कुल है? ऐसी। एक सिंधी जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए रह गया है। व्हाई डोंट वी सी सिंधी इन प्राइवेट सेक्टर इन कराची? क्योंकि वहां पे खत्म हो चुकी है तालीम। वो आपने एक उसे वो बता दिया कि वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही ले सकता है, right? And we have seen, the best doctors are Sindhi, the best lawyers we have is Sindhi. So why don't see them as ओ chartered यस। accountants and everything? चीजों पे तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो वो करते हैं। लेट्स नाउ डिस्कस जावेद साहब, प्रोफेसर रियाज अहमद इन कराची यूनिवर्सिटी इज व्हाट हैज हैपेंड ना। तो हमारे साथ दैट्स डॉक्टर वेरी ऑन औज इंपॉर्टेंट। थे बिल्कुल जो बिल्कुल हमारे बिल्कुल, पास इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें।
द वायर में थे, हैं अभी, डॉक्टर रॉज सिंडिकेट मेंबर हैं। ये एक सब्जुडिस मैटर हो चुका है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने उनकी डिग्री कैंसिलेशन रोक दी है। सिंडिकेट के जो फैसला है उसे ओके। जो है वो ओवरटर्न किया या रोक लिया। अब सिचुएशन डॉक्टर रियाज अहमद की है क्या? जो जज साहब हैं, जस्टिस जहांगीरी, लोगों को समझने की जरूरत है। ही सीन एज अ प्रो पीटीआई लॉयर, ही सीन एज अ प्रो पीटीआई लॉयर, और परसेप्शन है ना। अब ओके। हो क्या रहा है कि जब सिंडिकेट का मामला आया तो 1990 में जो थे जस्टिस जहांगीरी ने जो डिग्री कंप्लीट की थी, सिंडिकेट में ये मामला उठाया, वो फेयर मींस कमेटी जो थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैठी, और उसने कहा कि ये जो जस्टिस जहांगीरी की जो डिग्री है, ये जो है इसके रिकॉर्ड नहीं मिले, जाली नहीं है। तो इस बेस पे जाली करार दी गई। वाइस चांसलर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद इराकी अपनी निजी महफिलों में उन्होंने कहा कि जी हम पे बड़ा प्रेशर है, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊं, प्रेशर कहाँ से था? जाहिर बात है कि इदारे से था। फिर इन्होंने ये मामले को खुद बड़ा बनाया, और प्रोफेसर रियाज अहमद जो हैं वो जब आए तो उन्हें उठा लिया और आपने रखा जब तक सिंडिकेट का मामला था। तो ये मैटर आप लोगों ने खुद ही फ्लेयर अप कर दिया। टीचर को उठाना और किसी को भी गायब करना, चाहे वो कुछ भी हो, ये एक सबसे बड़ा क्राइम है। और मैं समझता हूँ कि ये जो फोर्स डिसअपेयरेंसेस हैं, ये तो खत्म होनी चाहिए। इससे आप और दहशतगर्द बना रहे हो और एंटी स्टेट फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। जस्टिस जहांगीरी का फैसला जो है वो सिंडिकेट बिल्कुल करे, लेकिन जो उन्हें एक हर आदमी को जिसके जाली डिग्री भी होती है कराची यूनिवर्सिटी में, जावेद साहब, उसे बुलाया जाता है और जी बिल्कुल। उसे या तो डीबार किया जाता है 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, या उसे चांस दिया जाता है। प्रोफेसर रियाज अहमद का कहना था कि नहीं, चांस मिलना चाहिए, दैट्स इट। और क्या हुआ आखिर में? फिर आपका गेम भी उलट गया, राइट। तो ये चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए। देखते हैं कि इस पे और क्या बात होगी, बट दिस इज अबाउट इट ऑन दिस सब्जेक्ट। मेरे ख्याल से इसे हम यहाँ पे ज्यादा हम लाए नहीं, है ना। लाइन बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जी। नाजरीन, ये द वायर का नुक्ता नज़र था नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। हम आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। बहुत शुक्रिया।